सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर क्राइम हो रहे हैं। दे मे नॉट बी टू इंटेलिजेंट बट दे नो साइकोलॉजिकली आपको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। तो एक अर्जेंसी, एक इमोशंस, एक ग्रीड, एक आपकी अनअवेयरनेस। कैसे उनके इस हेजिटेशंस को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए और नंबर ऑफ रिपोर्टिंग बढ़ाई जाए। लोग द सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट में अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर रहे and they are continuing to get exploited by those cyber criminals and cyber fraudsters. जितने भी ये रिपोर्टिंग्स पोर्टल हैं वो क्या रिपोर्ट को एज अ FIR लेते हैं? मेरा आंसर है कि 95% कंप्लेंट्स FIR में कन्वर्ट नहीं होती। सरकार में भी एक कैपेसिटी का इशू है। इंस्टा में आप ही के नाम का अकाउंट, फेक अकाउंट बना लेते हैं और आप ही के नोन्स फ्रेंड्स को आप ही की आवाज़ के माध्यम से आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो नए तरीके का जो AI बेस्ड क्राइम कह सकते हैं, देखिए दो तरीके से है। नमस्ते, मैं संतोष गुप्ता आपका ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी कैसे बिल्ड हो उनको ध्यान में रखकर इस प्रोग्राम को हम लोगों ने डिज़ाइन किया और पिछले 1 साल से पॉडकास्ट आपके साथ लेकर आ रहे हैं। लगातार हर एपिसोड में, हर पॉडकास्ट में एक नए विषय को आपके सामने रखते हैं एक नए एक्सपर्ट के माध्यम से। और साथ ही साथ पिछले मंथ जब हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम्स डिजिटल साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेकर कर रहे थे, तो उस समय एक विषय ध्यान में आया कि इस टॉपिक पर काम करना ज़रूरी है। एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, उनको अगर रोकने का काम सरकार, लॉ और जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए। और उसी दिशा में हमें लगा कि ISRN क्योंकि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, देश भर में 800 से ज़्यादा संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन संस्थाओं को इस विषय पर जागरूक करें, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और वो अपने अपने एरिया में पूरे देश भर में कार्यक्रम करें और इस विषय को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स, जो कि 12 एपिसोड की एक सीरीज है, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर प्लान की है। और आज मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि आज उसी का ये दूसरा एपिसोड है। पिछले मंथ आपने देखा कि हमने एनाटॉमी ऑफ साइबर क्राइम पे फर्स्ट एपिसोड किया और आज का जो एपिसोड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसका जो टॉपिक है मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज जो हमारी टीम ने एक रिसर्च के साथ ये टॉपिक को तय किया, इस सेगमेंट को उठाया और आज के एपिसोड का जो टॉपिक है वो है द इनविजिबल विक्टिम, एल्डरली एंड डिजिटल क्राइम। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जो ऐसे लोग जो अदृश्य हैं, मतलब जो दिखते नहीं हैं लेकिन वो पीड़ित हैं, बुजुर्ग और डिजिटल अपराध से ग्रसित लोगों के विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और इसका टाइटल अगर कहें तो ये वन रॉन्ग क्लिक, वन लॉस्ट मोमेंट, वन डिजिटल मिस्टेक दैट कुड कॉस्ट योर मनी, आइडेंटिटी और पीस ऑफ माइंड। मतलब ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा गलत क्लिक आपके जीवन में न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि आपको मानसिक रूप से भी पीड़ित कर सकता है और इससे आप और आपका परिवार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उस विषय को
आपके सामने लाने के लिए हमारे साथ आज एक नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे। मैं उन एक्सपर्ट का भी परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को आपने बहुत प्रोत्साहन दिया है। पिछले 1 साल से आप सब हमारे काम को आपने सराहा है। आप सबके सवाल जो आते हैं, जो मेल आती हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करती हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारे सोशल मीडिया जो आईएसआरएन यूट्यूब चैनल है, उस पे आईएसआरएन पॉडकास्ट हमारा अपलोड होता है। हर महीने हम एक एपिसोड अपलोड करते हैं, उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे जो सिंबल्स आ रहे हैं, उन सिंबल्स को आप थंब को क्लिक कर सकते हैं और वो हम डायरेक्ट लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस निवेदन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और आज के एक्सपर्ट को मैं इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले एक छोटा सा आपके सामने एक स्टोरी बताना चाहूँगा जिससे कि आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकें। जिस तरह से दुनिया में आज डिजिटल क्रांति के माध्यम से इंटरनेट फैला और पूरे वर्ल्ड में 90% लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आईटी से कनेक्टेड है। तो और हर एक के हाथ में मोबाइल है, जो एक उसका एक तरह से कहिए कि उसकी एक लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। और ये जो क्रांति है, ये जो इवोल्यूशन है, ये एक अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है, इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, या कहें कि इसके बारे में लोग जितने इसके फीचर्स को जानते हैं यूज करने के लिए, वो एक अच्छी बात है, बट उस फीचर्स से उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं उसको शायद वो नहीं जानते। और वही एक मुख्य कारण है जो ये इनविजिबल, जो अदृश्य क्राइम या क्रिमिनल्स हैं, उनको प्रमोट करता है। और टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है, उतना ही जो क्रिमिनल या फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो उतने ही उसके साथ अपने आप को मिंगल करते हैं या जेल करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। और उसके कारण कहीं ना कहीं यूजर्स को बड़े पैमाने पे, बड़े नंबर्स में यूजर इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो इनविजिबल क्रिमिनल्स हैं, ये आप ही की यहाँ आप ही के इंटरनेट से, आप ही की डिवाइस से, आप ही के से माइंड गेम प्ले करते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और आपको कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक रूप से आहत करते हैं। ये सब चीजें हो रही हैं, वो आप ही के द्वारा हो रही हैं, इसलिए इसमें क्रिमिनल आपके सामने नहीं है। बाकी केसेस में, क्राइम्स में आपको मालूम है कि मेरा दुश्मन कौन है या क्राइम करने वाला कौन है। यहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि क्राइम आपके बगल के घर में बैठ के कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, या किसी दूसरे राज्य से कर रहा है, या किसी दूसरे देश से कर रहा है, लेकिन क्राइम हो रहा है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उतनी तेजी से हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे ले जाना पड़ेगा। ये सब अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हम डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर पाएंगे। इस प्रयास में आज का एपिसोड सीनियर सिटीजन्स और जो एल्डर पर्सन हैं उनको डेडिकेटेड है, क्योंकि आप अगर एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो सीनियर सिटीजन्स सबसे ज़्यादा सफरर हैं, वल्नरेबल हैं, और जो डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट इन्हीं की हो रही है। और रोज़ आप न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स में ये सुन रहे और देख रहे होंगे। तो इन सब विषय पे बात करने के लिए मैं आज के मेहमान से, जो आज के एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं आपसे उनको भी रूबरू करूंगा, जिससे कि हम लोग मिलकर उन विषयों पर बात कर सकें जो बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही नॉलेज एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। He is a former government officer having worked for a more than 35 year in Ministry of Electronic and Information Technology, जिसको हम MIT के नाम से भी जानते हैं। अभी
2.5 साल पहले ही मिनिस्ट्री से उन्होंने वीआरएस लिया एज अ सीनियर डायरेक्टर, वहाँ पर एंड ग्रुप को कोऑर्डिनेटर वो काम कर रहे थे। आज के मेहमान साइबर लॉ, डेटा गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। आपके समय में मिनिस्ट्री में बहुत सारे मेजर डिसीजंस लिए गए और आपकी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें से प्रमुख रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट के नाम से जिनको हम जानते हैं वो है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, साइबर मीडिया रेगुलेशन है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज है, इवन आधार एक्ट में भी आपने वेरियस कैपेसिटीज में काम किया। और साथ में अगर मैं बात करूं तो एज अ ग्रुप कोऑर्डिनेटर साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, ग्रुप कोऑर्डिनेटर फॉर सीईआरटी इंचार्ज रहे वहाँ पर, एंड ग्रुप कोऑर्डिनेटर फॉर यूआईडीएआई, जो मैं आधार की बात कर रहा हूँ, यूआईडीएआई, वहाँ पर भी आपने अपनी सेवाएं दी। He has been designated officer for more than 4.5 years as a mandated under law for blocking under Section 69A of IT Act. With Mighty Wigan, the custodian of IT Act, he has been instrumental in the Department of IT Rules 2021 and its amendment in the October 2022 and April 2023. He has also involved in the variety of immediate regulations, social media regulations, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी सरकार ने बैन किया, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन, उसमें भी आपकी भूमिका रही, एंड ऑल्सो सेटिंग अप ऑफ ऑनलाइन ग्रीवेंसेस, जो अपील कमेटी है उसके भी ये पार्ट रहे। ही हैज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन माइटी एफर्ट्स ऑन वर्क रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ आईटी एक्ट, प्रपोज्ड न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट. He has participated in multiple meetings convened by the various parliamentary standing committee over the year, worked for online safety, particularly for women child safety, and has been instrumental for the launch of National Cyber Crime Portal, जिसको आज हम NCC पोर्टल के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। एंड करेंटली ही इज सर्विंग एज अ ग्लोबल साइबर पीस एडवाइजरी काउंसिल एज अ मेंबर। सो ये एक छोटा सा परिचय है आज के हमारे मेहमान का, और ये मेहमान कोई और नहीं, श्री राकेश महेश्वरी जी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में। राकेश महेश्वरी जी की 35 सालों का आईटी मिनिस्ट्री का अनुभव है, माइटी का, और न सिर्फ उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में, एग्जीक्यूशन में काम किया, बल्कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशंस में भी आप इन्वॉल्व रहे। साथ में आपने सामाजिक कार्यों में भी बहुत आपकी सक्रिय भूमिका रही। इन सब प्रतिभाओं और बहुमुखी अनुभवों के धनी आज के मेहमान हैं हमारे बीच में। मैं अब सीधे ज़्यादा समय न लेते हुए उन्हीं को आपसे उनका स्वागत करूंगा आपके माध्यम से, और उनके साथ हम सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान, बहुत ही प्रतिभा के धनी, तकनीकी रूप से एक्सपर्ट, श्री राकेश महेश्वरी जी का। तो सर, आज के पॉडकास्ट में, एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपका परिचय लोगों से कराया, और जैसा आप जानते हैं कि आज के हमारे मेहमान बहुत ही सीजन्ड प्रोफेशनल साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी में के एक्सपर्ट हैं, और मैंने उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया है। इसलिए मैं अब आपकी सहमति से आपका स्वागत करता हूं। सर, आप अपना समय निकाल कर आए और आपने आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने का, और मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना व्यू, मैं अपने जो भी जीवन में कुछ ज्ञान अर्जित किया है, कुछ स्किल्स अर्जित की हैं, तो उनको कम्युनिकेट कर पाऊँ। जिस समय मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में काम कर रहा था, तो हम लोगों का एक मेजर फोकस था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी साइबर हार्म्स हैं
पर्टिकुलरली उस समय ऑफ कोर्स फोकस जो था कि बच्चे या वुमन सेफ्टी, बट इन जनरल क्योंकि आईटी एक्ट को डिफरेंशिएट नहीं करता है इन द जेंडर, इन द एज, एक्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन, तो लगभग सभी सिनेरियोज में ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, किस तरह के क्राइम्स हो सकते हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी, साइबर हाइजीन के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, इन्हीं चीज़ों पे क्योंकि काम किया है, तो प्लेजर टू टॉक टू यू टुडे ऑन दीज रिलेटेड इश्यूज एंड पर्टिकुलरली जो आपने सीनियर सिटीजन की साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी का मुद्दा उठाया है, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि दिस इज अ वल्नरेबल ग्रुप एंड मे बी समथिंग एडिशनल एंड समथिंग डिफरेंट शुड बी डन फॉर दैट। वेरी नाइस सर। सो इसी बात को ध्यान में रखकर मैं अपना पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। आजकल आपने देखा होगा इन जनरल सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर क्राइम हो रहे हैं और उनको तरह तरह के जो फ्रॉड हैं उनके लाइक जो अट्रैक्ट करने के जो सिस्टम हैं उसमें काफ़ी तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, उनको बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं और शॉर्ट कमिंग बेनिफिट्स पे ज़्यादा फोकस होता है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखें तो म्यूचुअल फंड के नाम पे, क्योंकि उनकी पेंशन और वो सेविंग रहती है उसका उनको रहता है कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, फिर क्रिप्टो करेंसी में भी आजकल इन्वेस्टमेंट, तो ओवरऑल जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट को टारगेट बनाकर और उसके आसपास इन सीनियर सिटीजन्स को ठगा जा रहा है। इसको लेकर आप कैसे सीनियर सिटीजन्स जो सेगमेंट है उसको क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि इन जनरल साइबर फ्रॉड्स क्यों होते हैं और आपकी वो कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जाता है। देखिए, हम सभी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लालच सभी में होना भी चाहिए, दूसरा एक फियर, तीसरा जो कि हमारी पर्टिकुलरली इंडियन कल्चर में है कि हम इमोशनल हैं, हम सिंपैथेटिक हैं, और चौथा फैक्टर जो है एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है इन्हीं चीजों को यूज करते हुए। सीनियर सिटीजन एक ऐसी क्रीड है जिनके पास की टाइम भी है, जिनके पास पैसा भी है, लेकिन शायद आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में शायद वो उतने अवेयर नहीं है, उतने अपने को उन्होंने एक तरह से मैच्योर नहीं है कि उन सब चीजों को जबकि वो यूज यदि कर रहे हैं तो किस तरह से वो सेफली उसको यूज कर पाए। और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है साइबर फ्रॉडस्टर्स के थ्रू, जिसमें कि लालच, जैसे मैंने बोला, तो क्योंकि मेरे पास में पैसा है तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी बढ़े। म्यूचुअल फंड्स, आजकल सोने का बहुत कुछ, सोना चांदी जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं, इसमें लोगों को लगता है कि बहुत क्विक गेन होता है। ऑनलाइन लॉटरी के स्कैम्स आते हैं या फिर कुछ इस तरह के विज्ञापन आते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि ये पैसा आपका बहुत जल्दी ही डबल, ट्रिपल या बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होगा। और ये वही लालच है जिसकी वजह से, या ये वही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक सीनियर सिटीजन इस जाल में फंसता है। एक और बड़ा कारण जिसे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि आफ्टर ऑल you have retired maybe from a very respectable position, एक ग्रेसफुली आप रिटायर हुए हैं, अब आपके बच्चे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे बेटर करें, और किसी समय पे भी यदि साइबर फ्रॉडस्टर यदि बच्चों के नाम से या आपकी अपनी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता हुआ कि यदि बच्चे किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके झांसे में आ जाते हैं। बहुत बार ये भी होता है, जो अर्जेंसी का मैंने जैसे बताया कि केवाईसी, क्योंकि जो एक नॉर्म भी है, तो केवाईसी की जरूरत है
और अदरवाइज आपका बिल आज कट जाएगा, आपका पानी बंद हो जाएगा, या किसी किसी भी वजह से या जो कोई अर्जेंसी पार्सल क्रिएट, आपके यहाँ आने ये कोई आपका हम्म, पार्सल आना है और यदि आप ओटीपी नहीं शेयर करेंगे तो फिर ये चला जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। तो एक अर्जेंसी, एक इमोशंस, एक ग्रीड, एक आपकी अनअवेयरनेस, ये सब तो रीजन है राकेश इन्हीं जी। चीजों को यूज करते हुए मेरे हिसाब से और दूसरा फैक्टर जो है मैं कहना चाहूंगा कि साइबर फ्रॉडस्टर आपके माइंड पे प्ले कर रहा है। दे मे नॉट बी टू इंटेलिजेंट बट दे नो कि आपकी साइकोलॉजिकली आपको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। वो वही, और सीनियर सिटीजन जो है, क्योंकि इन चीजों में अब उतना फास्ट नहीं है, ये चीजें बदल चुकी हैं, तो ये वो ट्रैप हो जाते हैं। वेरी नाइसली सेड, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दो चीज़ें आपने हाईलाइट किया जो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक तो ग्रीड और जो लालच है उसके कारण आप कहीं ना कहीं उनके ट्रैप में आते हैं। दूसरा आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है और एक हर रोज एक नई चीज आ रही है, नया एक गैजेट आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रही है, और क्योंकि हम सब उस डिवाइस के बिना रह नहीं सकते क्योंकि आज एक तरह की वो जरूरत भी है और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसमें सेफ्टी मेजर्स को हम ध्यान में नहीं रखते हैं या हम किसी प्रलोभन या किसी तरह के झांसे में फंसते हैं तो ये वो कमजोरी को पहचानते हैं। और आपने एक और अच्छी बात कही कि ये पूरा माइंड गेम है जो आपके माइंड के साथ वो प्ले करते हैं। तो ये तीन बातें हैं जो समझने की है कि अगर इस तरह का कोई भी शॉर्ट कमिंग बेनिफिट अगर आपके पास आ रहा है तो आप मान के चलिए कि वो सही नहीं है या उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत है, आप ऐसा करें। हाँ मैं जी। इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे एक तो ये है कि क्राइम क्या, नेचर ऑफ क्राइम आपने बताया कि इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज और देखने में आई है कि क्राइम होने के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो हेजिटेशन है, झिझक है, रिपोर्ट से डरते हैं। उसके दो तीन कारण निकल के आए हैं जो सर्वे में या स्टडी में आते हैं या रिसर्च में आते हैं। एक कारण है कि उनको लगता है कि ये करने से कोई फायदा नहीं होगा, मतलब सिस्टम पे उनका बिलीव नहीं है। दूसरा ये भी है कि सिस्टम भी उनको मालूम नहीं है कि क्या इसके अंदर हो सकता है, कौन सा थाने में जाएं। पुलिस वाले कई बार पुलिस स्टेशन पे लोगों के अनुभव रहे हैं कि वो गए और उनको प्रॉपर रिपोर्ट उनकी नहीं हुई और उनको मालूम नहीं है कि अभी सरकार ने साइबर थाने भी स्टार्ट कर दिए हैं और साइबर की पूरी सेल एक है। तो जानकारी की कमी एक समझ में आती है। दूसरा एक कारण मेजर समझ में आता है कि लोगों के अंदर एक खुद का झिझक और डर भी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार जाएं कहीं ऐसा ना हो कि और कुछ हमारे साथ हो जाए या वो क्रिमिनल कुछ और हमें हार्म करे, एक ये भी रीजन समझ में आता है। तीसरा एक और रीजन दिखता है जो जो सबसे बड़ा कारण है रिपोर्टिंग ना होने का, वो है कि कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट का सिस्टम नहीं है। जैसे क्या होता है हर तरह के क्राइम्स में आपको एडवाइजरी एक कहीं कोई प्रोफेशनल या कोई ऐसा ग्रुप है या सेगमेंट है जो सिस्टम में है। जैसे आपने मान लीजिए एक एग्जांपल कि आपने कोई रोड एक्सीडेंट किया तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी है, आपके पास एडवोकेट है और सिस्टम है, पुलिस है। लेकिन यहाँ पर साइबर क्राइम के क्योंकि ये इनविजिबल है तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि आप ही के सिस्टम से ये क्राइम हुआ है, जो सिस्टम आप चाहे कंप्यूटर यूज कर रहे हो या हाँ जी। मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसी के कारण हुआ है। तो इसको अगर खत्म करना हो कि लोग रिपोर्टिंग प्रॉपर करें, क्योंकि आपने लंबे समय तक आप माइटी में रहे और वहां पर आपने कई सारे नेशनल क्राइम पोर्टल पे भी आपने अपना काफी इनिशिएटिव आप जो रहा उसमें आपने टाइम दिया है। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे उनके इस हेजिटेशंस को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए और नंबर ऑफ रिपोर्टिंग बढ़ाई जाए, उस पर आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे? तो जैसा आपने बताया कि सरकार की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है जो आपका एप्रीहेंशन है कि लोग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। उसका कुछ नहीं, कारण मेरा जो है, अप्रीहेंशन नहीं है, ये सच है। मतलब ये रिसर्च में आता है, रिपोर्ट में आता है कि लोग, बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला कारण तो देखिए यही है कि जिस समय ये इंसिडेंट होते हैं, तो
कहीं तो आपको लगता है कि यार मैं ही क्यों बेवकूफ बना, या शायद मेरी अपनी ही गलती की वजह से मैं बेवकूफ बना। और वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको कि आप शायद छिपाना चाहते हैं। दूसरा, कुछ इस टाइप के इंसिडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली आजकल जो डिजिटल अरेस्ट, द सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट, वैसे तो ये वर्ड होता कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी एक समाज में एक इज्जत रही है और आपको ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट करने में आपकी उस सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी एक आंच आती है, जिसकी वजह से, या आपके अपने ही घर में यदि ये पता लगता है कि ओह आपके साथ में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो क्या आपके बच्चे और आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचेंगे। या जैसा आपने आखिरी में जो आपने बोला कि मुझे सिस्टम पे कितना फेथ है, कि वो वास्तव में कितना इजी टू रिपोर्ट है या वो कितने मेरे लिए सेंसिटिव है। इन सब का ही कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद बताने का फायदा बहुत नहीं है, और इसीलिए बहुत लंबे समय तक ये बहुत बार क्राइम ऐसा आपके साथ में होता है, जो कि हमने बहुत बार न्यूज़ में देखते हैं, पर्टिकुलरली डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं, जिसमें 15-15, 20-20 दिन लोग द सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट में अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर रहे, एंड दे आर कंटिन्यू टू गेट एक्सप्लॉइटेड by those cyber criminals and cyber fraudsters. लेकिन इसमें जो सवाल थोड़ा सा और अगर इसको आप एलोबरेट कर दें, एक्सप्लेन कर दें कि क्या सिस्टम है क्राइम रिपोर्टिंग का और कितना इजी है। हाँ जी, तो पहले तो ये है कि भारत सरकार की तरफ से नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cyber.cybercrime.gov.in, ये आप हमारे उसमें बॉक्स में भी देख सकते हैं। हाँ प्लीज। एक बहुत ही आसान नंबर 1930। कोई भी यदि साइबर क्राइम होता है तो आप हमेशा 1930 is a 24/7 facility available across the country, and cybercrime portal is also 24/7, and you can report. There are scenarios, यदि आपको anonymous रिपोर्ट करना है तो आप anonymous भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज 1930 में वो आपको हेल्प करेंगे समझने में और आपकी रिपोर्ट लेने में। यदि बहुत बार ऐसा भी सिनेरियो बनता है कि आपके पास में एक ऐसा कॉल आया, मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से या लगभग उसी तरह के नाम से बोल रहा हूं, या आपके पास में कोई ऐसा मैसेज आया जिसको कि आपको लगता है कि ये मैसेज फ्रॉडुलेंट हो सकता है। फ्रॉड नहीं हुआ आपके साथ में, लेकिन मैसेज फ्रॉडुलेंट है, या कॉल जो है यदि आपको पता लग सकता है और आपको पता लग गया है कि ये कॉल फ्रॉडुलेंट था, तो ऐसे सिनेरियो में जबकि आपके पास में मैसेजेस हैं, आपके पास में टेलीफोन नंबर है, आपके पास में व्हाट्सएप है, या कोई ना कोई टेलीकॉम आइडेंटिफायर है, तो भारत सरकार की तरफ से एक संचार साथी .gov.in एक पोर्टल है, जिसमें कि आप इन नंबर्स को, अपने एक्सपीरियंस को विद एविडेंस, यदि एसएमएस के फॉर्म में आया है, ये आप सबमिट कर सकते हैं। और ये जितने भी पोर्टल्स हैं वो कम से कम 2 भाषाओं में तो काम करते ही हैं। सरकार का एफर्ट है कि इनको और मल्टी लैंग्वेजेस में बनाया जाए। 1930 क्योंकि वर्बल है, तो आप अपना एक्सप्रेशन भी शायद उसमें कन्वे कर पाते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर पाते हैं। इसी तरह से आरबीआई ने भी सचेत.rbi.org.in ये एक पोर्टल है, जिसमें कि आप वंस अगेन इस पोर्टल के थ्रू न केवल आपको साइबर हाइजीन, फाइनेंशियल हाइजीन के बारे में बताया जाता है, लेकिन यदि कोई इंसिडेंट भी ऐसा हो गया है तो वहां पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे 3-4 रेफरेंसेस दिए हैं जहां पे रिपोर्ट हो सकता है। ये सब सारे वेबसाइट्स के एड्रेसेस आप नीचे हमारे स्क्रॉल में देख सकते हैं और इनको नोट भी कर सकते हैं। फ्यूचर में
अपने घर पर आपके जो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके लव वंस हैं, उनको जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एड्रेसेस हैं जहां पर इमीडिएटली आपकी सहायता की जाती है। इसमें एक चीज, छोटा सा सवाल इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी ये रिपोर्टिंग्स पोर्टल हैं, वो क्या रिपोर्ट को एज अ एफआईआर लेते हैं? लीगल प्रोसेस क्या है उसका? देखिए, शुरू में कोई भी इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट की तरह लिया जाता है, इसको एक असामान्य एक्टिविटी की तरह लिया जाता है, और यदि वैल्यू ज्यादा है, तो यदि मान लीजिए कि वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, या इस तरह का ये ऑफेंस लगता है कि शायद ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो पहला तो ये है कि जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं, तो जो भी आपका रिपोर्ट किया गया है वो आपके करस्पॉन्डिंग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, थाने में, साइबर थाने में वो कंप्लेंट पहुंच जाती है। ओके। तो यानी कि आप जहां पे रहते हैं उसके नजदीक वाले थाने में एक्चुअली आपकी कंप्लेंट आ गई है। वेरी नाइस। और इसके बाद में यदि आप उस साइबर थाने को विजिट करते हैं और आप इंसिस्ट करते हैं, तो वो एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि क्या हर कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट होती है? मेरा आंसर है कि 95% कंप्लेंट्स एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती है। ओके। केवल जो केवल सीरियस फ्रॉड्स हैं, वही उन्हीं को एफआईआर में कन्वर्ट करके फॉलो अप किया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो शायद यही है कि देखिए, सरकार में भी एक कैपेसिटी का इशू है। क्राइम, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जो ये साइबर क्राइम है, ये किसी भी क्षण, किसी भी जगह से, किसी भी व्यक्ति के साथ, और एक कंप्यूटर या लैपटॉप या एक मोबाइल के थ्रू किया जा सकता है। यानी कि अकाउंट किसी एक जगह पे है, मोबाइल किसी दूसरी जगह पे है, फ्रॉडस्टर किसी तीसरे स्टेट में है, विक्टिम चौथे स्टेट में है, और चारों में से पर्टिकुलरली अकाउंट्स और मोबाइल हो सकता है कि वो डुप्लीकेट हो सकता है कि वो म्यूल अकाउंट्स हो सकता है कि फ्रॉड सिम्स हो। यानी कि आपकी ट्रेसेबिलिटी, और इसके बाद में यदि पैसे का यदि कुछ भी फ्रॉड हुआ है, तो मनी मूव्स वेरी फास्ट। वेरी नाइस। एंड हेंस it is a multi-state problem. In fact, it is sometimes a problem beyond the borders. Yes. Beyond the borders of the country. Yes. तो नेचुरल है कि पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम को ग्रैपल कर रहा है। इंडिया में भी ये चैलेंजेस हैं फ्रॉम ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पर्सपेक्टिव, कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए। और यदि आपने नोट किया हो तो अभी वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस में ये भारत सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप इनको केवल क्राइम्स मत मानिए, दीज आर लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, और इसलिए आप इसमें एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, जिससे कि इस तरह के क्राइम्स का एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एक लार्जर लेवल पे इनको अंडरस्टैंड किया जा सकता हो और इनको रिजॉल्व किया जाए। इनफैक्ट मेरा मानना है कि साइबर क्राइम पोर्टल, संचार सारथी पोर्टल, आरबीआई का सचेत पोर्टल, ये सब भी वही एफर्ट्स हैं। और अभी तो इन सब चीजों में बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होने लगा है टू बी एबल टू, यदि आपको ध्यान दिया हो, यदि आपने पिछले 4 महीने में, 5 महीने में आपके पास में कम से कम एयरटेल, जो मेरे पास में है, हमेशा एक मैसेज आता है कि ये नंबर स्पैम का हो सकता है या ये मैसेज स्पैम हो सकता है। तो यहां पे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए, आपका बिहेवियर को यूज करते हुए, कुछ नंबर्स के पैटर्न्स को यूज करते हुए, दे आर ट्राइंग टू फोरवार्न यू। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ट्रू कॉलर इज आल्सो वन ऑफ देम, जिसमें कि आप के पास में कुछ इस तरह के फिर टूल्स हैं कि आपको एक तरह से फोर वार्निंग मिल गई। इवन इन यूपीआई, यदि कोई आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिस समय कि आप कॉल पे भी हैं और आप यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। मतलब ये है
कि बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं। ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि हम इन एफर्ट्स को हाउ डू वी टेक इट टू द लास्ट माइल, एंड पर्टिकुलरली जो आज का टॉपिक है कि सीनियर सिटीजन्स तक हम उनको उस इन चीज़ों की अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें। बहुत अच्छा आपने बताया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लोगों को समझने के लिए साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसको जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। दो बातें इसमें ऐड करना चाहेंगे, सिर्फ मेरे मन में आपको सुन के आई कि जो एफर्ट्स हैं वो और बहुत करने की ज़रूरत है, जैसा आपने कहा, क्योंकि इतनी बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो हमसे एक कदम आगे चल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो एक्सपर्ट हैं, और मतलब सरकार के जितने भी सिस्टम्स हैं उनका टारगेट ही है उसको ब्रेक करना और उससे आगे निकलना। तो सरकार को भी उनसे ज़्यादा तेज स्पीड से काम करना पड़ेगा, जिससे कि उन पे नज़र रखी जा सके। दूसरा, मुझे लगता है क्योंकि आपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप इस बात को कहीं एड्रेस कर सकें, कि नंबर ऑफ रिपोर्टिंग्स हमारी बहुत ज़रूरी है लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग बढ़े तो उसके लिए रिस्पॉन्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, तभी लोगों को ट्रस्ट डेवलप होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि 90% रिपोर्ट्स अगर एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, और वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल कैपेसिटी या फाइनेंशियल लिमिटेशंस पे बेस्ड हैं, तो ये शायद लोगों में कहीं एक ट्रस्ट ब्रीच है। मतलब उनको लगता है कि यार, मतलब फिर लोग ये भी सोचेंगे कि अगर छोटा अमाउंट गया, मान लीजिए किसी का 10,000 रुपए गया, तो वो कहेगा यार इसका तो करने से फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिपोर्ट ही नहीं होगा, एफआईआर ही नहीं होगी। तो और क्रिमिनल्स को भी एक ये मिलता है कि हम छोटे छोटे क्राइम्स करें, बड़े क्राइम पे अगर सरकार फोकस सिर्फ कर रही है तो वो क्राइम नहीं करेगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट हैं जिनको समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अभी मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकार ने, भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने जिस तरह से काम किया है इस विषय को लेकर, बहुत अच्छा है। और गृह मंत्रालय ने तो जैसे 1930 है, या जो साइबर थानों में जो सूचना जाने का काम है, या पोर्टल पे जो रिपोर्टिंग का काम है, ये सब में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है और बहुत अच्छा लाइक रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है इसमें काम करने की, जैसा आपने भी कहा। लेकिन एक चीज़ है, सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें इसमें जो राकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिवाइस आपका है और सेफ्टी आपकी है, फ्रॉड आप ही के साथ होना है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना आप विजिलेंट रहेंगे, जितने आप सतर्क रहेंगे, और जितनी इस विषय पर आप नॉलेज लेंगे, उतने कम चांसेस हैं आपके साथ क्राइम होने के। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैं ये मानता हूं कि आपके साथ में यदि कभी भी किसी भी तरह का फ्रॉड या कोई अन्य साइबर क्राइम होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको तुरंत, तुरंत का मतलब एज सून एज पॉसिबल, और आप घबराइए मत। आप मान के चलिए कि सरकार आपके साथ में है, 1930 पे आप इमीडिएट कंप्लेंट कीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कंप्लेंट कीजिए? देखिए, पैसा बहुत जल्दी से जल्दी अपने हैंड्स बदलता है, मोड बदलता है। बैंक से यूपीआई, यूपीआई से बैंक, और फिर किसी समय पे निकल गया। तो आप जितना जल्दी बताएंगे उतना ही जल्दी ना, ये साइबर क्राइम केवल एक रिपोर्टिंग पोर्टल नहीं है, 1930 केवल एक रिपोर्टिंग का माध्यम नहीं है। इसके साथ में एक पूरा तंत्र है, एक पूरा पूरा इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि गवर्नमेंट इज आल्सो एबल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द मनी। तो यदि आप जल्दी बताते हैं तो ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उस पैसे को होल्ड कर दिया जाए, और यदि वो होल्ड हो जाता है तो उसके काफी अच्छे चांसेस हैं कि वो आपको आपका पैसा वापस मिल पाए। तो इसलिए छोटे या बड़ा, ये आपका काम नहीं है सोचने का, आपका काम है कि उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात है। अब एक मैं अगला सवाल, क्योंकि समय कम है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। अभी काफ़ी रिसेंटली देखा है कि व्हाट्सएप तो एक कॉमन ऐप है आजकल, जो
ऑलमोस्ट 99.9% लोग यूज करते हैं, उसमें भी व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया, इंस्टा है, फेसबुक है, इन सब जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो फ्रॉड होते हैं, जिसमें लिंक है या और भी कुछ है। और ज़्यादातर लोग सीनियर सिटीजन या फैमिली मेंबर इसमें कहीं ना कहीं उनके झांसे में आते हैं, जैसा आपने कहा। तो इससे बचने के लिए क्या कुछ 2-3 टिप्स हैं, मेजर टिप्स जो आप देना चाहेंगे? जैसा मैंने शुरू में कहा कि सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत होगी कि क्या ये कोई ऐसा मुझे प्रलोभन दे रहा है जो कि वास्तव में सच नहीं हो सकता। मनी डबल हो जाएगी, इस तरह से आपको कोई शेयर का टिप मिला है, इस तरह के आपके केवाईसी की रिक्वेस्ट आई है, या ये कोई ऐसा कॉल आया है जिसमें कि जो कि आपके टेलीफोन नंबर में नहीं है। इंस्टा में आप ही के नाम का अकाउंट, फेक अकाउंट बना लेते हैं और आप ही के नोन्स फ्रेंड्स को मैसेजेस भेजते हैं कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, आप पैसा दीजिए, ये कर दिए। तो इस तरह के हैं। व्हाट्सएप में ऐसा लिंक है। फिर डीप फेक आजकल हो रहा है, फोटोज आपकी बना के आप ही की एआई के थ्रू वॉइस रिकॉर्डर्स भेजते हैं, जिसमें आप ही की आवाज के माध्यम से आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो नए तरीके का जो एआई बेस्ड क्राइम कह सकते हैं, या जो रोज नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, उससे बचने के लिए क्या मेजर टिप्स हो सकते हैं, या डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए, 2 तरीके से है। एक तो ये है कि आपका नंबर मिसयूज हुआ है और आपके नंबर से मैसेजेस जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि किसी और का नंबर एक्सप्लॉइट हुआ है और वहां से आपको मैसेजेस आ रहे हैं। नॉर्मली जब आपको मैसेजेस आएंगे तो मान के चलना कि किसी आपका बॉस, आपका कोई सेलिब्रिटी, या कोई ऐसा आदमी जो कि जिसके पास में कि अदरवाइज अच्छा पैसा है, लेकिन एक इस तरह का फोन या इस तरह का मैसेज आपके पास में आया कि उसको पैसे की जरूरत है। हमेशा इससे पहले कि आप ये डिसाइड करें कि नहीं मुझे हेल्प करनी चाहिए, आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप उठाएं, फोन कीजिए कि उन्हें वास्तव में वो कहां पर हैं और ये किस तरह की तकलीफ है। क्वाइट लाइकली यदि ऐसा होता है तो आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली उनका नंबर का इस समय मिसयूज हो रहा है और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? आप इमीडिएटली, बेशक इंस्टाग्राम हो, बेशक व्हाट्सएप हो, इन सब सोशल मीडिया पे, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पे आज के दिन में ये फैसिलिटी है कि आप उनको एज अब्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएटली, जैसे व्हाट्सएप कहते हैं कि हम मैसेजेस को नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप रिपोर्ट करते हो तो वो मैसेज ह्यूमन मॉडरेशन में जाते हैं, वो मैसेजेस पढ़े जाते हैं। उससे पिछले 5 मैसेज जो आपके उसी नंबर से यदि फोन पे आए हैं तो वो भी उनका एक्सेस उन्हें मिलता है। तो इस तरह के रिपोर्ट करने से इन नंबर्स को बंद किया जा सकता है, जैसे आप बता व्हाट्सएप बंद करता है। जैसे आप बता सकते हैं कि व्हाट्सएप पे कहाँ रिपोर्ट करना है? व्हाट्सएप पे यदि आप कभी भी देखेंगे, किसी भी समय यदि कोई नया मैसेज आया है आपके पास में, तो इमीडिएटली इट इज नॉट इन योर कांटेक्ट, यू वांट टू रिपोर्ट, यू वांट टू ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है इट इज देयर बिलो द मैसेज। Okay. It is always there below the message, particularly when it is coming for the first time. Okay. तो आप immediately उस नंबर को ब्लॉक का मतलब है कि ये मेरे को आदमी दोबारा मैसेज नहीं भेज सकता। एक तो ये तरीका हो गया कि हमने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। आजकल एक और नया हो रहा है, दूसरा है आपका व्हाट्सएप ही हैक कर लेते हैं। अब यदि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है तो पहला तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। आप हमेशा उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, उसको पहले से ही आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कीजिए। उसमें कम से कम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको एक पिन और डालना पड़ेगा। तो 2 चीजें हैं। आप 1, इमीडिएटली व्हाट्सएप को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि नंबर प्रॉब्लम में है, आपका नंबर वास्तव में आपके पास में नहीं है, तो आप किसी और का नंबर लेके आप इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप का इंडिया में ग्रीवांस ऑफिसर है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आप
उनको कांटेक्ट कीजिए। और यदि आपका सिम भी यदि आपके पास में नहीं है इस समय, तो आप तुरंत इस नंबर को इनएक्टिवेट करके और दूसरा सिम उसी नंबर का लेके और फिर एप्लीकेशन को दोबारा से इंस्टॉल कीजिए। तो ये आपका व्हाट्सएप वापस आपके व्हाट्सएप से चलना शुरू हो जाएगा। इन द मीन टाइम, क्योंकि आपने व्हाट्सएप को रिपोर्ट किया है, तो वो उस समय तक कुछ वो नंबर इनएक्टिव कर देंगे और फिर वो होपफुली जब आपका नंबर नया चालू हो जाएगा, वापस नया का मतलब नया सिम से पुराना नंबर यदि चालू हो जाता है तो वापस आपका नंबर रीस्टोर। इसमें एक नई चीज आई है, मैं चाहूंगा उसके बारे में भी आप थोड़ा जल्दी से 2-3 टिप्स दे सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप से आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, तो मैं एक लिंक जैसा कुछ व्हाट्सएप पे भेजते हैं आजकल जो हो रहा है, और वो लिंक जैसे ही आपने वो मैसेज ओपन किया तो वो जो उसके अंदर बग्स होते हैं ये आपके मोबाइल व्हाट्सएप में आ गए, और वो पूरा आपका व्हाट्सएप में जितने भी नंबर्स हैं, जो माई कॉन्टैक्ट्स है, जो उस सबको वो सेम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, और जितने लोग खोलेंगे उनका व्हाट्सएप हाईजैक हो जाता है। एक तरह से वो काम उनके अकॉर्डिंग करने लगता है क्योंकि उसमें बग आ चुका होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि इसको होने के बाद आपका व्हाट्सएप से रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते आप, और सबको मैसेज ये जाएगा और जितने लोगों को जाता है वो मल्टीप्लाई करते जाता है। एक तरह का एक वायरस स्प्रेड जैसे होता है वैसा ये है, और ये अभी बहुत ट्रेंड में आ रहा है। बहुत लोग इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि उनका व्हाट्सएप से मैसेजेस लोगों को जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं। बाद में जब स्कैन किया जाता है या उसको देखा जाता है एक्सपर्ट के थ्रू, मालूम चलता है इसमें बग है। तो इसके लिए कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए? मेरा मानना फिर वही है कि आपको कभी भी सस्पिशियस मैसेज आता है, अब वो सस्पिशियस का मतलब क्या है? जब भी आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाए, जब भी आपका कुछ ऐसा मैसेज आए कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई क्लोज रिलेटिव, आपका कोई बॉस पैसे की ज़रूरत में है, या कहीं पे आपका बैंक अकाउंट या कोई फाइनेंशियल, यानी कि आपको ये पहले नंबर पे पहचानना होगा कि ये मैसेज जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। यदि नॉन जेन्युइन है, उसके पहचान के कुछ टिप्स हैं क्या? हाँ, जो मतलब तो यदि तो बैंक है तो बैंक डायरेक्टली कभी भी, यदि बैंक मैसेज देगा तो नॉर्मली बैंक की वेबसाइट से आप वापस कंफर्म कर सकते हैं कि ये नंबर बैंक का है या नहीं है। यदि ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज होगा तो हमेशा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स .gov.in एंड .nic.in ये उन पे जरूर होगा, एक्सेप्ट वन साइट विच इज mygov.in। एक mygov.in को छोड़ के हमेशा गव से पहले डॉट जरूर होगा और गव के बाद में भी डॉट जरूर होगा। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगी। तो आपको कभी भी डाउट हो तो पहला मैंने जैसे बोला कि रिपोर्ट, ब्लॉक, ये सभी फैसिलिटीज आपके पास में है। और दूसरा जो है वो हमेशा आपको इमीडिएटली फोन, हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले आप उस नंबर को वेरीफाई कीजिए। यदि आपने कुछ इस टाइप की ऐप्स जैसे ट्रू कॉलर है तो आपको फिर एक बार पता लग जाएगा क्वाइट लाइकली। लेकिन इन सब चीज़ों का बॉटम लाइन इज कि सजगता ही सावधानी है, पता रहने में ही सावधानी है। बहुत अच्छी बात कही, सजगता ही सावधानी है। तो राकेश जी, इसमें 2-3 बातें और जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए कि ये सीनियर सिटीजन इस सिस्टम को, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी एक इशू है और तकनीक में वो उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या कुछ आसान तरीके आप बता सकते हैं जो एज अ डूज एंड डोंट्स करें और क्या ना करें, इस तरह की चीज़ें जो ध्यान में रखें, बेसिक ध्यान में रखें, जिससे कि उनको ये बोझिल भी सिस्टम ना लगे और सेफ्टी भी हो? देखिए, कुछ चीज़ों का प्रिकॉशंस हमेशा हर एक आदमी को लेनी होगी, सीनियर सिटीजन को भी लेनी होगी, और वो नॉर्मली साइबर हाइजीन से ही जुड़ी हुई हैं कि आप अननोन नंबर पे कभी भी यदि कोई मैसेज आता है तो उसको, यदि आपको डाउट लगता है, आप अपने घर के मेंबर से, जो भी आपको समझ में आता है, जिस पे आपको ट्रस्ट है,
आपके अपने पीयर्स के साथ में आप शेयर कीजिए। मान के चलिए कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और इस तरह के फ्रॉड सभी लोगों के साथ में हो रहे हैं, और साझा करना ही एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोई ये चीज़ें गलत हो रही हैं या गलत हो सकती हैं। तो पहला बात तो ये है। दूसरा ये है जो कि कोई भी पर्टिकुलरली यदि पेमेंट्स का यदि लिंक आता है, तो नॉर्मली यदि गवर्नमेंट का ही पेमेंट का लिंक है, किसी ऐसी यूटिलिटी का पेमेंट है, तो आप बेटर है कि डायरेक्ट आप उस साइट पे जाएं। मैसेज को बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं। नॉर्मली उस कंपनी की, उस एजेंसी की, उस गवर्नमेंट वेबसाइट की, उस यूटिलिटी की वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपको आपका अपना पेमेंट गेटवे के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा, किसी भी समय यदि आप कोई भी यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, तो जरूर वो आखिरी बटन दबाने से पहले एक बार फिर सोचिए, ठीक कर रहा हूं? शायद वो आपका वो जो पॉज एंड एक्ट है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि वेबसाइट्स को इस तरह से बनाया जाए कि इसको बड़े लोग भी, बड़े लोग का मतलब ये है कि बड़े फॉन्ट्स हों, बड़े साइज का फॉन्ट हो, रीजनल लैंग्वेजेस में हो और अच्छा कलर कंट्रास्ट हो, जिससे कि विजिबिलिटी एक अच्छी हो। ये हमेशा कोशिश की जाती है या की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ ये सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप शेयर कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, आप अपनी पॉजिटिव्स शेयर कीजिए, और यदि आपके साथ में गलत भी हुआ है तो आप गलत भी शेयर कीजिए। अपने पीयर्स के साथ में शेयर कीजिए, आप अपनी कम्युनिटी के साथ में शेयर कीजिए, आप अपने घर में शेयर कीजिए। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कम से कम बिना अपने घर में किसी भी ट्रस्टेड मेंबर के थ्रू या उसकी नॉलेज के एब्सेंस में नहीं कीजिए। जैसे सीनियर सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज देखी गई है कि जो घर के लोग हैं, जो केयर गिवर्स हैं या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका किस तरह का रोल हो सकता है सीनियर सिटीजन्स को सेफ कर, डिजिटल सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए? क्या इस पे कुछ आप फैमिली या केयर गिवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज के डिजिटल युग में बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा जानते हैं। तो आई एम श्योर कि घर की परवरिश इस तरह की हो कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट अपने पेरेंट्स को गाइड करने में भी होना चाहिए। और यदि होता है तो एक दूसरे का आपस में ट्रस्ट भी बढ़ता है, और बच्चों को भी कुछ जो विजडम है सीनियर्स का, जो कि उनको फिजिकल वर्ल्ड का विजडम है, वो बच्चों के पास में पास होना होगा। तो इट्स ए म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, नॉलेज एक्सचेंज। बिल्कुल। दूसरा जो है वो एग्जैक्टली घर से तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यदि आपकी नॉलेज में कोई एक्सपर्ट हो तो कभी भी डाउट हो आप उस एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। और जो मैं तीसरा फोकस करना चाह रहा हूं, दैट इज रिलेटिंग टू द कम्युनिटी, कि आपका RWA है, आपका कम्युनिटी है, आपका सवेरे शाम जहां पे भी बैठना है, पीयर्स में या मंदिर में या जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है, एक्चुअली इन सब जगहों पे सरकार के द्वारा और अपने आपस में खुद के इनिशिएटिव्स के थ्रू, दोनों ही इनिशिएटिव्स के थ्रू, एक जिसे कहा जाए कि मे बी महीने में एक बार नॉलेज का जरूर थोड़ा सा आदान प्रदान हो, तो इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो आपके केयर गिवर्स हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो घर में रहते हैं, और आपकी आज की जो जेनजी जनरेशन है या अल्फा जनरेशन है या जो यंग लोग हैं, वो आपने बहुत अच्छी बात की कि वो
बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं और उनको नई नई तकनीकों के बारे में मालूम है और रोज जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी वो उनकी नॉलेज में रहता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा बैठिए, लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि एक बात का ध्यान रखिए, डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आप पे डिपेंडेंट है। आप उनको इतना सक्षम बनाइए कि वो अपने काम को अपने नॉलेज और अपने तरीके से कर सकें। सिर्फ टेक्निकल जानकारी से आप उनको अवेयर कराइए और उनकी हेल्प करिए। उससे बहुत सारे फायदे होंगे ना। इसके साथ साथ एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होगा कि आप अपनी फैमिली में सीनियर सिटीजन्स के साथ थोड़ा समय बिता पाएंगे और उनसे भी बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, जैसे आपने कहा। हाँ जी। एक इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जब ये इस तरह का कोई भी साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, तो सीनियर सिटीजन्स या किसी के भी साथ, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है हर एक के लिए कि न सिर्फ उसका टेक्नोलॉजी से तक जो भी डिवाइसेस से विश्वास उठता है, बल्कि और जो इकोनॉमिकल लॉस है, जो मॉनेटरी लॉस है, वो तो होता ही है, आर्थिक हानि, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल डिस्टर्बेंस भी होता है, मेंटल लॉस भी होता है, जो एक ट्रोमा की तरह भी कई बार होता है। तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो कैसा है और कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है या कैसे बचा जा सकता है उससे? शेयर करना, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी फैमिली में एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए, एक विश्वास क्रिएट किया जाए कि आप शेयर करें। शेयर करने से ही आपकी बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी शायद आपको मिलेगा। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा था कि आप ही केवल अकेले ऐसे नहीं हैं, एंड इसलिए ये ज़रूरी है कि ये आप समझें कि यदि आपके साथ में ऐसा हुआ है तो कोशिश ये हो आपकी, यदि शेयर करते हैं कि दूसरे आदमी के साथ में ऐसा ना हो, या यदि आपने उस फ्रॉड को बचा लिया होने से, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड केस स्टडी कि आपने किस तरह से उसको डायग्नोज किया या किस तरह से आपको लगा और किस तरह से आपने एक्ट किया जिससे कि वो फ्रॉड फाइनली मटेरियलाइज नहीं हुआ। पॉजिटिव स्टोरीज। तो घर के अंदर, समाज के अंदर ये आप जरूर, जिसे कहा जाए कि इंटरेक्शन कीजिए। छोटे मेंबर्स के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी स्टोरी शेयर करें। न्यूज़पेपर्स, मीडिया भी इन पॉजिटिव चीजों को चलाएं, है ना। नेगेटिव चीजें बहुत सारी चलती हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को, जो फाइनेंशियल यदि एक बार इमीडिएट लॉस हुआ है तो हुआ है, और आपके पास में रिपोर्ट करने का ही तरीका है। और नहीं, फाइनेंशियल लॉस तो लोग भूल जाते हैं, जल्दी कवर हो जाता है, बट जो मानसिक तनाव, जो जो एक बार इम्पैक्ट, जो मेंटल इम्पैक्ट होता है, वो लंबे समय तक होता है। क्योंकि लोगों को अगर किसी के साथ चीट होता है तो वो ज़्यादातर चीट अपनी गलती से होता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको सेल्फ एक तरह का ये गिल्टी भी होती है, जहां पर उनको लगता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया बेवकूफ़ी, जिससे कारण ये काम हो गया। तो इस तरह के जो साइकोट्रोमा है उससे कैसे निकल सकते हैं? देखिए, इन सब चीजों में मैंने जैसे पहले कहा कि आप केवल अकेले व्यक्ति नहीं हैं, और यदि इसलिए आप शेयर यदि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जो जिस 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 पीरियड से आप गुजर रहे हैं, वो भी एक शेयरिंग करने से कम होता है। दूसरा, जो आपने 1930 पे जैसे कंप्लेंट की, तो एक सिस्टम में भी जरूरत है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए दे नीड टू बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन, और यदि वो उस तरह का बिहेव करते हैं और वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं तो भी आपका एक ट्रॉमा का लेवल कम होता है। इसमें क्या हम ये भी सजेस्ट आप कर सकते हैं कि जो इस तरह के काउंसलर्स हैं उनके पास भी जाना चाहिए? दूसरा, एक शायद मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है कि
जब हमारे साथ कोई चीज़ होती है तो हम भुक्तभोगी तो होते ही हैं क्योंकि हमारे साथ हुआ है। लेकिन अगर हम और लोगों को बचाने के लिए इस ट्रॉमा से बाहर आएँ और लोगों को अवेयर करें, तो शायद वो भी हमारे माइंडसेट को बिल्कुल, इम्प्रूव कर सकता है और बिल्कुल, पॉजिटिव तरीके से हमको ले जा बिल्कुल, सकता वो है। पॉजिटिव तरीके से ले जा सकता है और जी, इसमें एनजीओज़ भी बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि कुछ एनजीओज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों पे फ़ोकस कर रही हैं, वुमेन पे फ़ोकस कर रही हैं, सीनियर सिटीज़न पे फ़ोकस कर रही हैं, तो उनका ओरिएंटेशन और शायद आपका भी ट्रस्ट उन एनजीओज़ पे बहुत बार अच्छा हो सकता है, अच्छा होना चाहिए। तो यानी कि सरकार, एनजीओ, आपके अपने पीयर्स, आपके अपने घरवाले, आपके अपना समाज, इन सबके साथ यदि आप शेयर करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो कम हो सकता है, कम किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि केवल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं, आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपके साथ में जो क्राइम हुआ है, आपके साथ में किसी भी तरह का जो धोखा हुआ है, उसको भी प्रिवेंट भी करना है, डिटेक्ट भी करना है और उसको डायग्नोज भी करना है। तो राइट। जिसके लिए कि ये रिपोर्टिंग, जिसके लिए कि ये शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत और अच्छा। जैसा आपने ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग वगैरह के लिए कहा, तो अभी तो खैर सरकार ने बहुत क्लियर लॉ बना दिया है। किसी भी मनी बेस्ड गेम को सरकार ने अब कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया है। बहुत अच्छी बात कही। तो अभी गैम्बलिंग किसी भी तरह से नहीं हो। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि ये भी एक साइबर हाइजीन का इशू है कि आप जो यदि एप्स डाउनलोड करते हैं, तो केवल और केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर, यदि आपके पास में आईफोन है, आईफोन से ही डाउनलोड कीजिए। गूगल का है तो गूगल के प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज ट्रस्टेड वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, बैंक की वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए। बोला जाता है कि थर्ड पार्टीज एपीके आप प्रिफरेबली डाउनलोड नहीं कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि थर्ड पार्टी कोई भी सोर्स से आप कोई भी ऐप डाउनलोड ना करिए। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी होती है इसको शेयर करते हुए कि हम लोग कई सालों से इसकी एडवोकेसी कर रहे थे कि जितने भी ये ऑथराइज़ प्लेस लाइक प्ले स्टोर। प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं, वहाँ पर भी एक स्क्रूटनी सिस्टम होना चाहिए। और अभी मुझे अच्छा लगा कि सरकार ने ये सिस्टम किया और गूगल और इस तरह के आईफोन, एप्पल जैसी कंपनीज ने अभी कहा कि वो ऐप उस पे अपलोड करने से पहले वो एक एटलीस्ट बेसिक बिल्कुल, ये ड्यू स्क्रूटनीज डिलिजेंस, करेंगे, ये ड्यू एक ड्यू डिलिजेंस उनके डिलिजेंस द्वारा होता प्रोसेस है। करेंगे जिससे कि फेक ऐप या कोई इस तरह के फ्रॉड लोग उस पे अपना ऐप लेके ना आए और उसके कारण से आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छी बात कही। दूसरा, आपने अपने इसी सवाल में जो मेरा अगला सवाल था वो आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, लेकिन फिर भी जल्दी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अगर कुछ कहना चाहें इस पे कि मीडिया, बैंक, टेलीकॉम कंपनी, एनजीओ, सरकार सब मिलकर अगर काम कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं इस साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और क्या कुछ सजेशंस हैं जो सब लोग मिलकर एक जॉइंटली आगे बढ़ सकते हैं? पहला तो ये है कि देखिए, इस देश में जैसे-जैसे डिजिटाइज़ेशन बढ़ रहा है, इंटरनेट लिटरेसी बढ़ रही है, तो लोग भी फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, लोगों को भी ये सुविधा मिल रही है, फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी माध्यमों के थ्रू हम इंडिविजुअल्स तक पहुंच सकते हैं और उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के भी बहुत स्कीम्स हैं। पीएम दिशा एक ऐसी स्कीम थी जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और ये अवेयरनेस जो जो कि सीएससी, सिटीजन सर्विस सेंटर्स हैं, लगभग 6 लाख इस देश में, उन सबके माध्यम के थ्रू ये कोशिश की जाती है। ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि एनजीओज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, ये नेचुरल है कि यदि आज देश में 60-70 करोड़ लोग यदि व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप के फ्रॉड से बचना है, तो 60-70 करोड़ लोगों को वो ट्रेनिंग, वो अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो कोई भी अकेला इंस्टीट्यूशन कितना ही जोर लगा ले नहीं कर सकता, एंड इट हैज टू हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के नाम से मीडिया कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव रोल, बैंक्स
बहुत पब्लिसाइज करते हैं। लगभग आज के दिन में किसी भी समय यदि आप वेब बैंक की कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो पहले नंबर पे डूज एंड डोंट्स आते हैं, और ये डूज एंड डोंट्स आपकी अपनी भाषा में भी आते हैं, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। पॉजिटिव स्टोरीज, ट्रेन द ट्रेनर्स, जिससे कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। कुछ हम हमेशा सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को हम हमेशा एक तरह से अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। और यदि आपने केबीसी के सीरियल में देखते हो तो कम से कम मैंने नोट किया कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जी बीच बीच में आरबीआई से रिलेटेड और स्कैम से रिलेटेड, हाँ, सो मैसेजेस पास ऑन करते हैं, विच इज व्हाट शुड बी डन इन by many of the influencers, by many of such people who people believe and who people trust to. ये एक जिसे कहा जाए कि एक ऐसा प्रोग्राम है। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि कुछ सीनियर सिटीजन्स के एंगल से यदि हम छोटी छोटी किताबें भी निकाल पाएं बड़े फॉन्ट्स में, बहुत सिंपल पॉजिटिव स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, कुछ गड़बड़ हो गया तो किस तरह से रिपोर्ट किया जाए, किस किस जगह पे, किस किस प्लेटफॉर्म्स पे गड़बड़ हो सकती है। तो जो भी हमारी नॉलेज, जो भी नॉलेज बेस हो, जो भी नॉलेज बेस हो, उस लिटरेचर को भी हम क्रिएट करें और जितना शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कुछ लिटरेचर्स इस तरह के अगर आते हैं और लोगों के साथ शेयर हो, पब्लिक डोमेन में हो, तो वो एक हेल्पफुल हो सकता है। तो नेक्स्ट राउंड भी हमारा सेम है, रैपिड फायर राउंड। मैं छोटे छोटे आपसे सवाल पूछूंगा और उसका क्विक आंसर आप दे सकते हैं। जैसे पहला सवाल है कि अगर आपको वरिष्ठ नागरिकों को एक साइबर आदत सिखानी हो तो वो क्या होगी, एक कोई हैबिट? मैं चाहूंगा कि मे बी बिफोर यू क्लिक, पॉज। वेरी नाइस, देखिए, वेरी नाइस। दूसरा सवाल है कि अगर आज कोई एक पॉलिसी आपको बनानी हो, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर भी रहे और उसमें आपने काफ़ी लीडिंग रोल में रहे, तो अगर कोई एक पॉलिसी सीनियर सिटीजन्स के लिए बनानी हो तो क्या बनाना चाहेंगे? तो सीनियर सिटीजन्स के एंगल से भी एक साइबर हाइजीन का एक, नॉर्मली गवर्नमेंट में हम बोलते हैं एसओपी, तो वो एक एसओपी गवर्नमेंट बना सकती है। इनफैक्ट एक हमारा एजुकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जिसमें कि बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कॉमन मैन के लिए, सभी तरह के और सभी भाषाओं में। तो जो सीनियर सिटीजन का मॉड्यूल है उसको कितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज ए पॉलिसी, और उसका कितना प्रमोट कर सकते हैं through all these means and mediums is what will be desired. So basically आप कह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिले या सरकार को अब ये करना चाहिए कि बेसिकली सीनियर सिटीजन्स को लेकर कुछ सेफ्टी कोड्स बनाने चाहिए। जरूर, बहुत अच्छी बात है। अगर युवाओं को आपको संदेश देना है कि वो अपने घर में अपने सीनियर्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं के पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने पेरेंट्स को, जैसा आपने बोला, कि वो सिखाएं और साथ में सिखाते हुए ध्यान रखें कि कमांडिंग पोजीशन से नहीं, कोलैबोरेटिव एंगल से उनको सक्षम बनाएं, ना कि उनके लिए काम करते हैं। तो हमारा ये एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट फैमिली भी देखते हैं, बहुत सारे लोग घर में भी साथ में देखते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज वन थिंग्स they can do today to help protect their elderly loved ones from the digital harm? सबसे पहला तो यही है कि उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर सेफ, कैन बी ट्रस्टेड, एंड देन ऑफ कोर्स they must make them use it safely. Very nice. Last question, rapid fire round का, like in English, cyber safety for senior begins with ... That pause before you click. Very nice. So हिंदी में अगर इसको कहें कि बुजुर्गों की साइबर सुरक्षा की शुरुआत जो है वो ऐसे हो सकती है कि कुछ भी क्लिक करने से पहले एक बार जरूर सोचें। बहुत अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट राउंड है सर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट राउंड है, क्योंकि ये सवाल
हमारे जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा आए हैं और वो आपसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो सवाल उन्होंने मेल से भेजे हैं तो हम वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए उस सवाल को पूछने के लिए मैं अपने ऑफिस में हमारे कलीग जो हैं बरखा, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और आपसे सवाल पूछें। Hello, sir. So, my question for you is, can artificial intelligence or chatbot actually help in detecting online scam, especially for seniors, and how? चैटबॉट और एआई, जनरेटिव एआई पर्टिकुलरली एक नया माध्यम क्रिएट हुआ है और इन सब इस पूरे मीडियम में, इस पूरे सिस्टम में ये अच्छी तरह से प्रावधान है कि दे कैन डेफिनेटली हेल्प। और मैंने जैसे पहले बोला कि आज यदि एयरटेल और मोस्ट लाइकली अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आल्सो, इफ दे कैन कन्वे कि ये एक पॉसिबल स्पैम कॉल है या स्पैम मैसेज है, या ट्रू कॉलर जैसी एप्स, बहुत सारी इस तरह की एप्स हैं, तो वो एआई बेस्ड हैं, रियल टाइम में आपको कम्युनिकेट कर पा रही हैं कि ये फ्रॉडुलेंट हो सकती है। तो यस, आंसर इन शॉर्ट इज यस, एआई हैज enabled and AI has such apps to help you detect, to help you prevent, and maybe to give you warning in real time that these are possible phishing attacks or fraudulent sites. वेरी नाइस। मैं ये सवाल जो बरखा ने पूछा वो बताना भूल गया कि ये सवाल हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती जो जम्मू में है, उनके द्वारा ये पूछा गया था। हाँ जी। अगला सवाल जो है वो कर्नाटका से एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फाउंडेशन, उनका ये सवाल है और उन सवाल को पूछने के लिए मैं कावेरी को इनवाइट करूंगा कि कावेरी वो आपसे ये सवाल पूछे। So, hello, sir. My question for you is, how can community spaces like senior clubs or housing societies can become hub for digital safety awareness? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आरडब्ल्यूएस का, सीनियर मेंबर क्लब्स का, रिलीजियस प्लेसेस का, या यहाँ पर भी एक जिसे कहा जाए कि इवनिंग में या मॉर्निंग में जिस समय भी एक पीयर ग्रुप मिल रहा है, और जैसा कि एक कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, पास्ट के लोग जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मिलेगा। इन लोगों के आपस में यदि इंटरेक्शन होता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, और इसको एक एजेंडा बनाया जाए कि महीने में जैसे हम और एक्टिविटीज़ करते हैं, ये एक एक्टिविटी भी एज ए फोकस इसको लिया जाए और शेयर किया जाए अमंग्स द मेंबर्स, उनके अपने एक्सपीरियंसेस, उनके या उन्होंने कुछ भी पढ़ा हो, जो सीखा हो, या कोई जो जानता हो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, तरीका बहुत है अच्छा और आपने होना सजेस्ट किया कि अगर कम्युनिटी या सीनियर क्लब्स या सोसाइटी क्लब्स अगर इस तरह के साइबर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करें, अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करें, तो अच्छा एक रिस्पांस होगा, लोगों को न सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि आपस में एक पीयर लर्निंग भी होगी। बहुत अच्छी बात है। मैं साथ में और कहना चाहूँगा, यदि 26 जनवरी 15 अगस्त जब हम लोग मिलते ही हैं वहाँ पर भी इस बात पब्लिक प्लेस में, तो देश की आज़ादी जब हम बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो असली मायने में आज़ादी वही है जब हमें इस साइबर क्राइम से आज़ादी मिले। बहुत अच्छी बात की। एक वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक क्योंकि समय कम है तो अंतिम सवाल जो मैं लेना चाहूँगा वो हमारे तमिलनाडु से एक हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है मदर ट्री ट्रस्ट, जिसको पूछने के लिए मैं अपने कलीग आशीष को बुलाना चाहूँगा, वो आपसे ये सवाल पूछेंगे। Yeah, hello sir, this is Ashish and my question is that do you see that today's digital literacy programs are sufficient enough for the senior citizens, or do you think we need to recreate them as per the convenience, and the modules should be much more convenient for senior citizens? Thank you so much. देखिए, ये जो डिजिटल लिटरेसी का जो कंसेप्ट है, ये एक हमेशा ऑनगोइंग सब्जेक्ट रहेगा। तो यदि आपका शॉर्ट में आंसर कहूँ तो मैं हमेशा कहूँगा ये पार्टली ट्रू है। और क्या सॉल्यूशन होने चाहिए?
तो भारत सरकार ने एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हों वो एक्सेसिबल हों, वो यूजेबल हों, वो रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो, वो जिस भी टारगेट ऑडियंस के एंगल से बनी है उन सबको कवर कर सकती हूँ। यानी कि सीनियर सिटीजन्स भी उसको उतनी ही आसानी से, किसी और यदि आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो तो भी उतनी ही आसानी से उस वेबसाइट को यूज कर पाए। यदि मैं इस कंटेक्स्ट में, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी की और साइबर सेफ्टी की जो कंटेक्स्ट है, इसका मतलब कि वेबसाइट में, एप्लीकेशंस में सरकार को या किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी भी ऐसी वेबसाइट को जो कि पब्लिकली यूज होती है, ई कॉमर्स की भी हो सकती है, इस तरह के फीचर्स डालें, सेफ्टी फीचर्स इनबिल्ट डिजाइन हो, जिसमें कि आपको यदि कोई ड्यूरिंग द ऐप यदि ट्रांजैक्शन की जा रही है तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन पॉसिबल मिल पाए। बहुत अच्छी बात है। तो ये मेजर टिप्स हैं जो आज हम सबके साथ राकेश महसूरी जी ने साझा किया। बहुत अच्छे से आपने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत डिटेल में दिए हैं। लेकिन ये सिर्फ इतने काफ़ी नहीं हैं, इसमें और विषय में डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिजिटल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है वो बहुत बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसके अंदर जितना आप स्टडी करेंगे उतने सारे आपको नॉलेज गेन होगी, और सिर्फ नॉलेज गेन नहीं होगी बल्कि बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी आप जान सकते हैं। तो मेरा कहना है कि इसको आप सीखते रहिए, क्योंकि डिजिटल सेफ्टी जो है वो डिजिटल सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल मैटर, इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये कोई एक तकनीकी विषय नहीं है जिसको समझना ज़रूरी है, बल्कि एक ये बहुत ज़्यादा मानवीय जिम्मेदारी का काम है। और जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है रोज़, जिस तरह से केसेस देखने में आ रहे हैं, उनको देख के लगता है कि हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए, इस विषय को समझना चाहिए, इसमें अपनी और अपने परिवार और अपने समाज की सजगता को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के विषय पर हम जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़रूरी होगा। आज का ये दूसरा साइबर सेफ्टी का एपिसोड, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि ये सीरीज ऑफ एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने पिछले मंथ आपने देखा कि एनाटॉमी ऑफ साइबर क्राइम पे हमने बात की, और इस बार हम लोग एल्डर्स, सीनियर सिटीजन्स पे ये एपिसोड डेडिकेटेड एपिसोड था, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये पॉडकास्ट लोगों के बीच में जाए, घर घर में सीनियर सिटीजन्स इसको देखें, और राकेश जी ने जो इतने इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, डूज एंड डोंट्स आपके साथ साझा किए हैं, वो सब आप तक पहुँचे, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। क्योंकि देखिए, इन्फॉर्मेशंस का एक मूल मंत्र है कि इन्फॉर्मेशंस को अगर आप लेकर अपने पास रखते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ आपकी अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आप स्प्रेड करेंगे, लोगों के बीच में लेके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस विषय के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ विषय और आप दोनों फोकस होंगे, बल्कि इस विषय के साथ बहुत सारे लोगों का भला होगा, उनको बेनिफिट होगा, और न सिर्फ उनको आर्थिक लाभ होगा, जो थ्रेट है, जो डर है, वो न सिर्फ खत्म होगा, बल्कि बहुत सारा बेनिफिट होगा जो आगे चलकर काम करेगा, और ये मानसिक और आर्थिक दोनों तरीके से हो सकता है, जिससे परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से हम सब डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर फिर अभी और आपके साथ बात करेंगे। अगले महीने एक नया विषय लेकर आएंगे, नए एक्सपर्ट के साथ। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। आपके साथ मेरी उम्मीद है कि जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है ISRN का कि आप तक इस विषय को ले जाने का, वो आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें मालूम चलता है कि आप कितना इस विषय को एप्रिसिएट कर रहे हैं, हमारे प्रयासों को एप्रिसिएट कर रहे हैं। ये छोटी सी आपके एक छोटी सा प्रयास जो लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से आप अपने हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो, ये क्लिप्स जो आप हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ISRN यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाइए और देखिए और साझा करिए। इसी उम्मीद के साथ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा और
आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, इन सब के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और साथ में आप सबके बिहाफ पर मैं राकेश माहेश्वरी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि सर आप आए, आपने अपना समय, न सिर्फ समय निकाला बल्कि एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और मैं चाहता था ये डिस्कशन और लंबा चले, लेकिन समय की मर्यादा है। लेकिन आगे भी मैं चाहूँगा कि राकेश जी का अगर वो कहेंगे, अगर सर आप अनुमति देंगे तो आपका मेल आईडी हम लोग अपने इस वीडियो के साथ डाल सकते हैं, जिससे कि लोग भी सीधे अगर आपसे जुड़ना चाहें, सवाल पूछना चाहें, मेल लिखना चाहें आपको, तो और या फ्यूचर में कभी कोई हेल्प के लिए भी आप जोड़ना चाहें तो आपके से सीधे भी वो संपर्क कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरा मेल मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, लेकिन साथ में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप ISRN के थ्रू आप अपने सवाल भेजिए, और यदि वो मुझसे लिंक होते हैं तो मैं अपना अपना जो भी रिस्पॉन्स है ISRN के साथ शेयर करता हूं, और इस तरह से आपके साथ शेयर होगा। थैंक यू राकेश very जी, much. थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीचे देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ISRN का फ़ोन नंबर, मेल आईडी, सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल आ रही हैं। वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमें लिखते रहिए, बताते रहिए, अपने सुझाव दीजिए, जिससे कि हम इस शो को और इम्प्रूव कर सकें और आपके साथ और सजग तरीके से आपके सामने विषय को रख सकें। आप सबका पुनः एक बार आभार और धन्यवाद। थैंक यू।